लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि महाकुंभ में 29 जनवरी से 3 फरवरी के बीच क्या क्या बदल चुका है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान हुआ था और आज 3 फरवरी को वसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान हुआ है। 29 जनवरी को जब दूसरा अमृत स्नान हुआ तब देर रात भगदड़ की घटना में 30 लोगों की जान चली गई थी, आप सब जानते हैं। और यह वो समय था जब पहली बार महाकुंभ की भीड़ ने लोगों के मन में डर पैदा किया। जिस सोशल मीडिया पर महाकुंभ के दिव्य और भव्य रूप की चर्चा हो रही थी, उसी सोशल मीडिया पर भगदड़ के बाद महाकुंभ के खिलाफ एक दुष्प्रचार शुरू हो गया। किसी ने कहा कि सरकार भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़ों को छिपा रही है, तो किसी ने लिखा कि आप लोगों के लिए महाकुंभ में जाना सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ महाकुंभ को लेकर नकारात्मक माहौल बना दिया गया और इस सब के साथ हमारे देश का एक खास वर्ग लोगों में अविश्वास भी पैदा करता जा रहा था और हमारे देश के नेताओं को तो आप जानते ही हैं, इसलिए इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। ये जो पूरा दुष्प्रचार चला, इसके कारण बहुत सारे लोगों ने यह मान भी लिया कि महाकुंभ का मेला अगले 1 से 2 हफ्ते में अब खाली हो जाएगा और अब वहां पर लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर डर है, अव्यवस्था है और वहां जाने का अब कोई फायदा नहीं, बहुत परेशानी होगी। हमारे देश के कुछ नेता ये सोचते हैं कि महाकुंभ का आयोजन अगर फेल हो जाएगा तो इससे सरकार की बड़ी बदनामी होगी और विपक्षी नेताओं को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। लेकिन लोगों की यह भीड़ आपको बता रही है कि उनके लिए महाकुंभ राजनीति का नहीं बल्कि आस्था का विषय है। यह लोगों के लिए सिर्फ उनकी आस्था का विषय है, जिसके बीच में वो किसी भी तरह की राजनीति और दुष्प्रचार को प्रवेश देने से इनकार कर रहे हैं। और यह बात इसलिए भी है क्योंकि आज ही महाकुंभ में 35 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। 35 करोड़ लोगों का मतलब है कि अमेरिका जैसे एक पूरे देश की आबादी ने सिर्फ 22 दिन में महाकुंभ में पवित्र स्नान कर लिया। सरकार का अनुमान है कि 45 दिनों के महाकुंभ में कुल 45 करोड़ लोग यहां आ सकते हैं, लेकिन मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि इस बार यह आंकड़ा 45 करोड़ को भी पार कर सकता है। अब तक महाकुंभ के 22 दिन ही पूरे हुए हैं, यह आपको याद रखना चाहिए। अभी तो 23 दिन बाकी हैं। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि महाकुंभ की भगदड़ में 30 नहीं बल्कि हजारों लोग मारे गए हैं, जिस पर बहुत हंगामा भी हुआ। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने भी कहा कि इस वक्त संगम का पानी सबसे ज्यादा दूषित है क्योंकि प्रशासन ने इसमें भगदड़ में मारे गए लोगों के शवों को फेंक दिया है। दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। ये देखो, उसीलिए बोला ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। आई एम आस्किंग यू, यू डिक्लेयर इफ आई एम फॉल्स, इफ आई एम रॉन्ग, आई एम रेडी टू डू इट। मैं अभी राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है, जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया। कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। ये बहुत गंभीर आरोप हैं और अगर देश के लोगों ने इन आरोपों पर विश्वास कर लिया तो फिर महाकुंभ में जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रह जाएगी। कि क्या भारत में बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी और अस्पतालों में
मुफ्त इलाज मिल रहा है। दिल्ली की बदलती डेमोग्राफी पर एक नई रिपोर्ट आई है जिसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू ने प्रकाशित किया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में ऐसे 20 हॉटस्पॉट्स या इलाके बन चुके हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। इनमें सीलमपुर, शाहीन बाग, जाकिर नगर, मुस्तफाबाद, निजामुद्दीन, जाफराबाद, शाहदरा, रोहिणी, द्वारका और खान मार्केट का इलाका प्रमुख है। इनमें से 8 इलाके ऐसे हैं जिनकी संसद भवन और भारत के सुप्रीम कोर्ट से दूरी 10 किलोमीटर या उससे भी कम है। और ऐसा अनुमान है कि 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में 20 लाख आबादी अवैध शरणार्थियों और घुसपैठियों की इस समय हो सकती है। इस रिपोर्ट में भी ऐसे 400 घुसपैठियों का सर्वे किया गया जो दिल्ली के इन 20 इलाकों में रहते हैं। और इस सर्वे में जो बात सामने आई वो आज आपको चौंका देगी। पहली बात, दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की 45% आबादी झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है जहां इन्हें मुफ्त बिजली मिलती है और मुफ्त पानी इन्हें मिलता है और बाकी तमाम सरकारी योजनाएं जो हैं उन सब का लाभ ये लोग भी ले रहे हैं। दूसरा, इनमें से 90% घुसपैठिए असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जिससे सरकार के पास इनके बारे में ना तो कोई डेटा है, ना आंकड़े हैं, ना कोई जानकारी है। तीसरा, ये भारत के नागरिकों के मुकाबले 30 से 40% कम पैसे में काम करते हैं जिससे इन्हें रोजगार तो मिल जाता है लेकिन भारत के नागरिकों को काम नहीं मिलता और उन्हें बेरोजगार ही रहना पड़ता है। यानी ये जो लोग हैं ये भारत के लोगों के रोजगार को भी छीन रहे हैं। चौथी बात, ये देश के संसाधनों का पूरा फायदा इस समय उठा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में इन्हें मुफ्त इलाज मिलता है। इनके कारण दिल्ली के सरकारी अस्पताल पूरे साल भरे रहते हैं। दिल्ली के जिन 20 इलाकों में इनकी आबादी ज्यादा है वहां स्कूलों में इनके बच्चों की संख्या में भी 20 से 30% की वृद्धि हुई है। और दिल्ली में एक पूरा ऐसा रैकेट है जो इन घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनाने में इनकी मदद करता है। इनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है और बहुत सारे लोगों ने तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा लिए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में फर्जी पहचान पत्र बनवाने के मामलों में 15 से 20% की वृद्धि आई है। और इसी रिपोर्ट में लिखा है कि कई बार स्थानीय नेता अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इन घुसपैठियों की कई तरह से मदद करते हैं। इनका वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं और इन्हें मुफ्त की रेवड़ियों का लाभ भी स्थानीय नेता दिलवा देते हैं। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण ये कि सरकारी संपत्तियों पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण और अवैध कब्जा यही घुसपैठिए करते हैं। अब सोचिए, ये सब कुछ हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है तो बाकी के इलाकों में क्या होता होगा। अब आप ये देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शिक्षा मॉडल को दिखाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं तब प्रधानमंत्री मोदी ने इसी शिक्षा मॉडल पर एक नया वीडियो बनाकर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के छात्रों से अपनी एक मुलाकात का वीडियो बनाया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और वो 9वीं से 10वीं कक्षा में केवल उन्हीं छात्रों को पास करके भेजती है जिनके अच्छे नंबरों से पास होने की गारंटी होती है। यानी 10वीं कक्षा के अच्छे रिजल्ट के लिए दिल्ली की सरकार छात्रों के साथ बेईमानी कर रही है। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। तो आप ये देखिए कि आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने 45 मिनट के भाषण में 34 बार चीन का नाम क्यों लिया। आज राहुल गांधी ने चीन की बड़ी प्रशंसा की और उसे भारत की तुलना में कम से कम 10 वर्ष आगे बताया। राहुल गांधी ने कहा कि चीन की सेना भारतीय सीमा में घुसी हुई है। भारत हर चीज के लिए चीन पर निर्भर है। चीन वस्तुएं बनाता है और भारत केवल उनका इस्तेमाल करता है। यानी भारत सिर्फ एक बाजार है। असली जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो चीन में होती है और भारत तो एक बाजार बनकर रह गया है। मेक इन इंडिया की नाकामी ने चीन को एक बहुत बड़ा मौका दिया है
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा के मामले में भी चीन भारत से 10 साल आगे है। We talk about defense, and today we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. The army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर, ये सीरियस मामला है। आप मन चाहे ऐसे सीरियस इशू पे कैसे बोल सकते हैं, ये सीरियस मामला है। This mobile phone, even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. So every time we use a phone, every time we wear a Chinese shirt, a Bangladeshi shirt, every time we wear a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China. We have to start building a production network so that we can get access to production data. Now, what would we focus on? We would not give you a laundry list. China has at least a 10-year lead on India in this space. China has been working on batteries, robots, motors, optics for the last 10 years, and we are behind. तो आज के भाषण में ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को चाइना का जो विकास का मॉडल है वो काफी पसंद है और वो चाइना के विकास के इस मॉडल से काफी प्रभावित भी है।